नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का स्टोरी टेबल कहानी हमारी आपकी में। दोस्तों, आज जो कहानी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है लॉकडाउन में सैलरी। मैं सुनकर हैरान था। उसने फांसी लगा ली? लेकिन क्यों? सब कुछ तो ठीक था, फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? मैं तो उसका दोस्त था, मुझे भी कुछ नहीं बताया। आखिर वजह क्या हो सकती है? मैं उसके घर गया जहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। घर के सभी लोग थे। मैं एक किनारे चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर का मैंने ही कुछ चोरी कर लिया हो। उस इलाके के थानेदार जो मेरे परिचित थे, उनके पास जाकर खड़ा हुआ। पत्नी रो रही थी। अबोध बच्चे माँ को देखकर रो रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में मेरी क्या भूमिका होनी चाहिए। मैंने एक बच्चे को गोद में लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसके बूढ़े माता पिता मुझे देखकर और ज़ोर से रोने लगे। मैं उनके पास बैठ गया, पर कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। 2 पुलिस कांस्टेबल उस कमरे को खंगाल रहे थे जहां पंखे से लटका शव मिला था। गद्दे के नीचे 4 चिट्ठियां मिली। एक थी बाबूजी के नाम, दूसरी थी पत्नी अंकिता के नाम, तीसरी पर लिखा था पुलिस के लिए, और चौथी चिट्ठी थी के यानी मेरे लिए। थानेदार ने पहले चारों चिट्ठियों को खुद पढ़ा, फिर मुझसे कहा कि आप भी पढ़ लीजिए। मैंने केवल अपनी वाली हाथ में ली और जल्दी से जल्दी पढ़ना चाह रहा था कि कारण जान सकूं। मैंने बच्चे को उसकी बुआ की गोद में दिया और चिट्ठी पढ़ने लगा। मेरे दोस्त के यार, मुझे माफ़ करना। मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, लेकिन करूँ भी तो क्या? मैं इस समय कर्ज के उस इमारत के नीचे दबा हूँ जिससे किसी भी तरह निकलना मुमकिन नहीं। किससे क्या बताऊँ? अपनी गलती का एहसास अब हुआ जब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। बाबूजी हमेशा टोकते रहे, पर मैंने कभी नहीं सुनी। ये कहकर कि पैसा जीवन में खुश होने के लिए कमाया जाता है। मैंने लोन लिया, उन्होंने नहीं। जो मैंने किया, उन्होंने कभी नहीं किया। मैंने ज़िंदगी में बच्चों को हर खुशी देनी चाहिए जो मुझे नहीं मिली। तो मैं कहाँ गलत हो गया यार? बाबूजी से जब भी कुछ मांगता तो या तो वो मिलता नहीं था, या बहुत दिन तक रेढ़ने के बाद। अपने बचपन को जिन अभावों में मैंने जिया, उसमें अपने बच्चों को, बीवी को और खुद माँ बाबूजी को तो नहीं रखना चाहता था। अवसर बना तो लगा कि मुझसे खुश नसीब ज़्यादा और कौन होगा। लेकिन जितनी मात्रा में पैसा आया, खर्चा उससे ज़्यादा ही रहा। घर, गाड़ी और हर किसी की फरमाइशें पूरी करने में सब कुछ खर्च हो जाता। अब कभी कभार बाबूजी टोकते तो मैं उन्हें समझाना शुरू कर देता, खुश रहा करिए। भगवान जब तक सुख भोगने की स्थितियां दे रहा है तो बेमतलब का रोना न रोइए। आपको तो खुश रहना आता ही नहीं। आखिर पैसा बचाकर करना ही क्या है? एक दिन मर के चले जाना।
सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तब क्या होगा इन पैसों का? मगर मुझ में और उनमें बहुत अंतर है। जो उन्होंने किया मैं कभी नहीं कर पाया। उन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई, पेंशन प्लान लिया, मैंने नहीं लिया। मैंने गाड़ी और घर के लिए बहुत बड़ा, या कह लो अपनी औकात से ज़्यादा लोन ले लिया, उन्होंने नहीं लिया। वो थोड़ा थोड़ा बचाते रहे कि बुढ़ापे में कम नमक रोटी खा लेंगे। मैं नहीं कर पाया। सख्त थे, कड़क थे। मुझसे अक्सर ही बहस होती, लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं हारे। मैं हार गया। उन्होंने जो भी बनाया उनके साथ रहेगा, लेकिन मेरे पैसे न देने पर अब न गाड़ी रहेगी न घर। जो कुछ मैंने किया उन्होंने कभी नहीं किया। अब तो ये भी कह सकता हूँ कि मैंने तो आत्महत्या भी की, उन्होंने नहीं की। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ा रिस्क है जो मैं लेने जा रहा हूँ, और इसका अंजाम देखने के लिए मौजूद भी नहीं रहूँगा। मुझे माफ़ करना। बाबूजी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। तुम्हारा दोस्त, जो दोस्त कहलाने के लायक नहीं। मैंने कागज़ मोड़ा तो थानेदार ने हाथ बढ़ाकर उसे मांग लिया। मैंने अब उसके बाबूजी को देखा, जो आजीवन सख्ती से अपने उसूलों का पालन करते आए, आज बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहे थे। मुझसे लिपट गए। मेरी जीभ अभी भी मानो तालू से चिपकी थी। गले की नसों के बीच जैसे निर्वात आ गया हो। बड़ी मुश्किल से मुंह से निकला, संभालिए बाबूजी अपने आप को। इतना सुनते ही वो और ज़ोर से रोने लगे। मैंने और ज़ोर से उन्हें भींच लिया। मन अभी अपाहिज जबान के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा था। पिछले कुछ सालों में उसकी ज़िंदगी में घटी घटनाओं का एक स्लाइड शो चलने लगा। उसके नए घर की पार्टी, नई गाड़ी से पिकनिक, महंगी घड़ियों का सेट, बच्चों के महंगे महंगे खिलौने, पत्नी और माँ की कीमती साड़ियाँ, बाबूजी से बहस की बातें, ईएमआई में आने वाली दिक्कतें, घर में रोज़ रोज़ की किचकिच, कोरोना का आक्रमण, सैलरी में कटौती, फिर कंपनी में छटनी, बेरोज़गारी, घर बैठे बैठे निराशा, और आज उसकी चिट्ठी, पंखे से लटकता हुआ शव। 3 दिन तक मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। आज कुछ संभला तो भीतर ही भीतर बचत करने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। इसमें खर्च करूँगा, इसमें नहीं करूँगा, इस पर कभी कभी करूँगा। अगर अब तक इतना इतना हर महीने बचाता तो आज इतना बैलेंस होता। ऐसे न जाने कितने वाक्य अब मेरे सामने आके बोलने लगे। अब की बार सैलरी आएगी तो इस पर इतना खर्च करूँगा, इस पर हाथ कड़ा कर लूँगा। बस एक बार सैलरी आ जाए। सैलरी? कौन सी सैलरी? मुझे भी तो पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक मुझे इजाज़त दें। फिर मिलूँगी अगली कहानी के साथ। नमस्कार।